वीडियो में लेके आई हूँ अध्याय 3 मुद्रा और साख इकोनॉमिक का ये आपका चैप्टर है अर्थशास्त्र का। तो आज हम इसी का बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो आप जो है वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ऐसी ही और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे वो होगा हमारा मुद्रा और साख। ठीक है बच्चों, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को नीतू क्लासेस चैनल को जो है आप जाकर जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा जो है विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है बच्चों लेन देन। ठीक है, तो मुद्रा यानी पैसा जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई वस्तु को ख़रीदते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बदले में हम क्या देते हैं, दुकानदार को मुद्रा देते हैं यानी पैसे देते हैं। तो वही जो है हमारा लेन देन का जो है माध्यम होता है मुद्रा। ठीक है, तो विनिमय ही का ही अर्थ है लेन देन। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि आप देखते भी हैं अपने चारों तरफ कि जब आप दुकानदार के पास कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जब आप वो सामान खरीदते हैं तो आप दुकानदार को क्या देते हैं, पैसे देते हैं। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी सूची बना सकते हैं। बहुत से लेन देन से आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए क्या होता है, वस्तुएं खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? क्या आपके मन में कभी एक ख्याल आया है? कारण इसका बहुत आसान है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जिसके पास पैसा है वो क्या कर सकता है, इंसान किसी भी वस्तु को खरीद सकता है और सेवाओं को भी खरीद सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। उदाहरण देखते हैं हम। एक जूता निर्माता वह बाजार में जूते बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है यानी गेहूं, उसे खरीदने के लिए करेगा मुद्रा का इस्तेमाल। ठीक है, ज़रा सोचिए कि जो जूता निर्माता है यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता है तो उसे कितनी कठिनाई होती है। उसे गेहूं उगाने वाले किसान को फिर खोजना पड़ता, जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। तो इसे क्या कहते हैं, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही दूसरा व्यक्ति जो है वस्तु खरीदने की भी इच्छा रखता हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, जहाँ आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है। मान लीजिए कि आपके पास जूते हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि इन जूतों को मैं बेचकर जो है गेहूँ खरीदूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिन्हें जो है जूते की ज़रूरत है और उसके पास गेहूं हो और वो मिल भी जाए आपस में। ठीक है, आसानी से मिल भी जाए आपको। तो इसे ही कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बस इस मुद्रा जो है महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को ख़त्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वह ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या कोई भी वस्तु खरीद सकता है, क्योंकि मुद्रा जो है विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। तो मुद्रा को जो है विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा मुद्रा के आधुनिक रूप। ठीक है, हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में
किस चीज़ का माध्यम है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले क्या होता था, तरह तरह की चीज़ें जो है मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत समय पहले प्रारंभिक काल में क्या हुआ करता था कि भारतीय अनाज और पशु का जो है मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद क्या हुआ, सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक चलता रहा। अब हम पढ़ेंगे करेंसी के बारे में। करेंसी क्या है? मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। जैसे कि आपके पास भी कागज़ के नोट है तो वो क्या है, करेंसी है। वह चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वह रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। अब फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लेना और ये आपके आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एग्ज़ाम में जो है आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत में जो है कौन जो है करेंसी नोट जारी करता है। तो बच्चों, भारत में जो है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक को शॉर्ट फॉर्म में RBI भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यह आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद करना। भारतीय कानून के अनुसार जो है किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों की अदायगी में के लिए मना नहीं किया जाता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अब हम पढ़ेंगे बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपके पास अगर अतिरिक्त जो है पैसा बच जाता है तो आप क्या करेंगे, आप बैंकों में जाके जमा कर देंगे। तो ठीक यही बात इसमें कही गई। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है, तो लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं, वैसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक की जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की भी सुविधा उपलब्ध होती है। यानी कि जब लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, बैंक में जाकर पैसे जो उन्होंने जमा किए हुए होते हैं वो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि बैंक जो है खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। ये सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक के बारे में भी सुना होगा, चेक से भुगतान करने के बारे में। तो चेक में क्या होता है, चेक से भुगतान के लिए क्या होता है कि भुगतानकर्ता जो होता है, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए क्या करता है, चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। जो है कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है, क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए जमा के बदले कोई भी मांग जमा और भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अगला विषय, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक क्या करती है, जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका वो क्या करते होंगे, क्या आपने कभी ये सोचा है? तो बैंक जो है जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% जो हिस्सा है वो नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है, क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं। इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक क्या करता है, जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बैंक जो जमा राशि है उसका उपयोग करके क्या करते हैं, ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जिनके पास अतिरिक्त राशि है या वो जो जमा करता है जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार के बीच क्या करता है, मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का जो है प्रमुख स्रोत है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मिलेंगे ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ।